बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो 9th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। हमने जो 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, पालमपुर गांव की कहानी, उसके हम 3-4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जो कोई भी वीडियो पहली बार देख रहा है, पहले वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए देखते हैं कि आज जो हम टॉपिक में क्या कवर करने जा रहे हैं। एक्चुअल में जो लास्ट टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे थे वो हमारा सेकंड पार्ट था कि क्या उस भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। मतलब कौन सी भूमि से, जो हमने बात करी थी फिक्स लैंड थी, जो फिक्स भूमि थी कि इतनी है, मतलब सीमित भूमि। तो ये हम डिस्कशन कर रहे थे कि उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। हमने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा था, हमने ये बहु फसल प्रणाली वाला ये भी पढ़ा था, ये भी कंप्लीट किया था हमने। तो हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके थे। इसी के कंटिन्यूएशन में जो हम देख रहे थे कि हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो हरित क्रांति है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा था, क्या बेनिफिट हुआ था, लोगों ने किस तरह से जो पालमपुर में किस तरह से क्रॉप्स लेते थे, वो एक ही सीजन में, मतलब कह सकते हैं एक ही साल में कितनी फसलें ले लेते थे, किस तरह से। और जो वहाँ पर इरिगेशन किस टाइप का था, इरिगेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी थी, बिजली थी, लाइट थी, उसने कैसे हेल्प करी थी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। हमने देखा था कि जो हरित क्रांति में HYV ब्रीड के सीड्स यूज़ किए गए थे। HYV H का मतलब हाई, Y का मतलब यील्ड और V का मतलब वेराइटी। मतलब जो हाइब्रिड के जो हमारे सीड्स थे वो हमने यूज़ किए थे। तो ये सारा कुछ हम कवर कर रहे थे। तो हम यहाँ आके रुके थे कि जो ये तो हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लेते, जो हरित क्रांति थी उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। अब इसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े थे ज़मीन, जो आपकी फील्ड पे, क्योंकि हमने जो एक्चुअल में जो हरित क्रांति में यूज़ किए थे, हमने हाइब्रिड वाले जो बीज यूज़ किए थे, तो उसमें क्या है, ज़्यादा आपको इरिगेशन की ज़रूरत थी, ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत थी, ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, रासायनिक खादों की हमें ज़रूरत थी, ये सारी चीज़ों की, ज़्यादा कीटनाशक वगैरह यूज़ किए हमने। उससे क्या हुआ, जो भूमि का नेचुरल जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो गया था। आगे अब देखते हैं। आइए, भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों को सबसे पहले प्रयोग किया। देखो, ये जो हरित क्रांति का परिणाम ही था, जो खेती का आधुनिक तरीका जो यूज़ किया गया था, आधुनिक तरीके से क्या है, उन्होंने खेती करना शुरू करी थी। तो ये सबसे ज़्यादा जो विकसित हुई थी, या हम कह सकते हैं इसका इफेक्ट जो पड़ा था, सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो कहाँ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखो यहीं पर अच्छे से मतलब सिंचाई वगैरह इनकी अरेंजमेंट था, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा ये यूज़ की गई थी। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए मतलब नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीन खरीदे। देखो इन्होंने मतलब जो मशीनीकरण कर दिया थी। देखो जो हरित क्रांति थी वो सिर्फ फोकस उसका ये नहीं था कि हाई क्वालिटी के जो बीज यूज़ करेंगे, उसका मतलब ये था कि जो एक आधुनिक तरीके से खेती करना, मतलब उसमें मशीनीकरण करना, जो ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करना। तो यहाँ आप देख रहे हो, सिर्फ फसल जो बोने के लिए ट्रैक्टर यूज़ नहीं कर रहे, जुताई कटाई के लिए भी आज देखा होगा जो बड़े लेवल पर मतलब कटाई वगैरह की जाती है वो मशीनों से ही की जाती है। तो वहाँ भी वो चीज़ें क्या है, यूज़ होना शुरू हो गई थी। उन्होंने इनसे गेहूं का ज़्यादा पैदावार प्राप्त होता है, और इससे क्या हुआ, जब हम हाई क्वालिटी के बीज यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। पालमपुर में परंपरागत जो बीजों से गेहूं की उपज, जो हम परंपरागत तरीके से मतलब वो खेती करते थे, वो कितना होता था, गेहूं की उपज का कम से कम 1300 किलोग्राम होता था प्रति हेक्टेयर, इतना ही हो पाता था। उसके बाद जब हरित क्रांति आई और HYV जो ब्रीड के हमने जो बीज यूज़ किए थे, सीड्स यूज़ किए थे, उनसे जो उत्पादन है देखो कितना हो गया, एक तरह से आपका 3200 किलोग्राम हो गया था। सोचो जहाँ 1300 है वहाँ पर 3200 किलोग्राम बढ़ गया था। तो इतना हमने क्या है, प्रोडक्शन बढ़ा लिया था, प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गए थे। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा थी। अब देखो आपको एक्सेस जो आपको गेहूं मिल रहा है, आपका मतलब आपका सरप्लस अनाज बच रहा है आपका, आप क्या करो, उसको मार्केट में बेच रहे हो, आपने प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिया था।
यहाँ आपको एक तरह से एक इंडेक्स दिखा रखी है, उसमें दालों का उत्पादन दिखा रखा है और आपको डिफरेंस भी दिखा रखा है गेहूं का उत्पादन की किस तरह से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता चला गया ईयर बाई ईयर। तो ये डाटा दे रखा है। देखो डाटा मैंने आपको जब शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया था तब कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है और ज्योग्राफी है उसके डाटा क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, वो फिक्स नहीं रहते, डाटा बदलते रहते हैं। तो किसी की बुक में डाटा कुछ और दे रखा होगा, इस बुक में कुछ और है डाटा, तो बदलते रहते हैं, तो उनको ज़्यादा सीरियस मतलब उस तरह से लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध हो गई थी। ओके, ये यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है कि किस तरह से सिंचाई की व्यवस्था की गई थी, मतलब किस तरह से अरेंजमेंट। यहाँ आप पंप देख रहे हो, नहरें देख रहे हो, डीजल कृषि यंत्र देख रहे हो, ट्रैक्टर वगैरह, यहाँ उर्वरक जो खाद बीज वगैरह, कीटनाशक देख रहे हो। ये सारे क्या हैं, आपके आधुनिक जो कृषि है उसकी विधियाँ हैं। अधिक उपज वाले बीज देख रहे हो, तो ये आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है कि आधुनिक उपज वाली विधियों का मतलब एक्सप्लेन करो। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सारे देखो पॉइंटों को आप देखकर आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर में जब ट्रैक्टर आया तो कैसे प्रोडक्शन बढ़ा, मतलब ज़्यादा वो लोग मतलब एरिया कवर करने लगे थे। कटाई भी मशीनों से मतलब ट्रैक्टर वगैरह ऐसी चीज़ों से मशीनों से होने लगी थी। कीटनाशक मतलब जो पहले निराई गुड़ाई करने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती थी, अब कीटनाशक को छिड़क कर वो उसी से मारा जाए, या कीड़े वगैरह लग जाए तो पहले फसल बहुत ख़राब हो जाती थी। वो उर्वरक मतलब ऐसे खाद भी यूज़ करके प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना। इलेक्ट्रिसिटी से मतलब हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब सिंचाई वगैरह के लिए नहरों से भी होती थी। अब पंप लग गए थे, बांध डैम बन गए थे, बांध बन गए थे, उनसे भी हेल्प हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें आप आधुनिक कृषि करने के ये तरीके में देख सकती हैं कि ये चीज़ें आई थी, आधुनिकीकरण ये हुआ था। ये आपको एक सारणी दिखा रखी है, एक इंडेक्स दिखा रखी है, इसमें आप फसलों के नाम लिख सकते हैं, किस माह में बोई जाती है ये लिख सकते हैं, किस माह में काटी जाती है, और फिर सिंचाई का साधन क्या हो सकता है, बरसा, तालाब, नलकूप। क्योंकि जैसे आप देखोगे कि जो खरीफ की फसल होती है वो हम कब बोते हैं, जब आपकी बारिश के टाइम में बोते हैं, तो हमें उनमें मतलब सिंचाई के लिए तालाब नलकूपों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक बरसा से हो जाती है वो वाली फसल। तो वो सारा कुछ मतलब इस सारणी में आप बना सकते हो। एक आरेख बनाकर दिखाइए कि क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई थी, कि बिल्कुल सफल थी या नहीं थी, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका क्वेश्चन, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अब आ जाते हैं, क्या भूमि है धारण कर पाएगी। अब देखो आपने HYB जो ब्रीड के बीज भी यूज़ कर लिए, इतने सारे रासायनिक खाद वगैरह, कीटनाशक भी यूज़ कर लिया आपने, इतनी सारी इरिगेशन हो रही है, सिंचाई हो रही है, तो क्या जो जो धरती है, जो लैंडफिल है, क्या इन सारी चीज़ों को धारण कर पाएगी, मतलब एक्सेप्ट कर पाएगी। अब अगर आप देखो ये सारे इस तरह से उसका यूज़ करेंगे तो वो डैमेज तो होगी, उसका क्या है, उपजाऊपन जो कल्टीवेशन जो है वो ख़त्म होगा, कम होगा। क्योंकि ये तो है नहीं, जो उसकी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ही कर सकती है। ऐसा नहीं कि आप लिमिट से बाहर चीज़ें कर सकते हो। चलो हाँ, वो कुछ टाइम के लिए आपको प्रोडक्शन दे सकते हैं, लेकिन बाद में उसका आपको साइड इफेक्ट भी देखने पड़ेंगे। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। देखो ये एक नेचुरल संसाधन है, मनुष्य तो भूमि बना नहीं रहा सॉरी, ये एक नेचुरल संसाधन है, ठीक है। तो हमें नेचर से मिलता है, तो ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, इसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते, जितना है उतना ही रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये नेचर ने हमें दिया है तो जो भी चीज़ें हमें नेचर ने दिया उनका हम सावधानी पूर्वक हमें यूज़ करना चाहिए उनका। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ख़त्म होने की कगार पे होती है। अब चलो लैंडफिल उतनी है, उतनी रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी, ख़त्म, लेकिन कम ही तो पड़ सकती है ना। क्योंकि जब जो आप कह सकते हो पॉपुलेशन बढ़ गई या कुछ और है, तो उस वजह से क्या है, वो जो लैंडफिल है वो फिक्स्ड है, वो तो कम पड़ जाएगी। तो उसमें प्रोडक्शन बढ़ाने के तो तरीके ढूंढेंगे हम, लेकिन उनके तरीकों के ढूंढने के चक्कर में आप ऐसे तरीके अपना लो कि बाद में वो आपकी ही जो खेती है या कह सकते हैं उसको नुकसान पहुँचा दे। तो इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक जो कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग किया है। कि जो वैज्ञानिक हैं उनकी रिपोर्ट के अनुसार हमें ये पता चला है कि जिस तरह से जो आधुनिक खेती में जो विधियाँ यूज़ की गई थी, जैसे आपका सिंचाई के लिए पंप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, आप बिजली के जो पंप वगैरह लगा रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं नहरों की जगह, आप जो रासायनिक खाद बीज यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, हाई क्वालिटी के बीज यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से। तो इससे जो हमने आधुनिक तरीके यूज़ किए उससे क्या है कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया है, उससे क्या है कि इनको नुकसान पहुंच रहा है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण अनेक क्षेत्रों में
हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी उर्वरकता क्या है, कम हो गई है। कि हम जो जिस तरह से मतलब इस प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं उन क्षेत्र, और जहाँ पर ये हरित क्रांति की वजह से हमने जो उर्वरक वगैरह यूज़ किए हैं अधिक प्रयोग, ये तो इससे क्या है मिट्टी की जो उर्वरकता है वो क्या है, कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि का जो जल के सतत प्रयोग से, अब देखो हम जो भूमि का जो जल यूज़ कर रहे हैं ना उससे क्या है, पहले आप देखोगे कि जल की जो लेवल था वो ऊपर था बहुत, आप देखोगे कुएं से या तालाबों से इजीली मिल जाता था पानी, लेकिन आजकल जो वाटर लेवल है बहुत नीचे जा चुका है। रीज़न क्या है उसका, जो हम ये नलकूप वगैरह यूज़ कर रहे हैं उससे उन्होंने वाटर का जो लेवल है बहुत नीचे तक चला गया है हम सिंचाई के लिए, मतलब इनका हमने जो वाटर का लेवल है वो भौम जल है उसका स्तर हमने क्या है, कम कर दिया। भौम जल मतलब जो भूमि के अंदर वाला जल है उसका लेवल हमने नीचे गिरा दिया। मिट्टी की उर्वरकता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। अब देखो ये मिट्टी हो गई या भूमि का जल हो गई, अब ऐसा तो है नहीं कि आज यूज़ कर ली कल बन जाएगी। हालांकि ऐसे संसाधन हैं जो बनते रहते हैं लेकिन तुरंत नहीं बनते, इनको बनने में क्या लगता है, टाइम लगता है। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होता है, कि एक बार अगर ये नष्ट हो गए तो इनको फिर से जीवित करना बहुत कठिन होता है। कृषि एक भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए, कि जो कृषि का हमें जो भावी विकास है, कि जो आने वाला जो डेवलपमेंट है उसको सुनिश्चित करने के लिए, फिक्स करने के लिए हमें क्या है, पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। मतलब इस तरह से हमें जो नेचुरल संसाधन है उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। अब अगला जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा पालमपुर के में जो हम किसानों में भूमि का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, बंटवारा था, वो कैसे था। ये पालमपुर के एक गांव की कृषि भूमि का वितरण दिखा रखा है। देखो ये जो आप एक पिक्चर देख लो, इससे पहले समझ लो फिर हम बाकी का कुछ समझ लेंगे। मतलब वहाँ पर जो पालमपुर गाँव था वहाँ पर खेती का जो बंटवारा कर रखा था वो बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा मतलब समान नहीं था। जैसे आप देख रहे हो ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, एक मिनट, ये बॉक्सेस दिख रहे हैं ना आपको, जैसे ये वाला। अब आप देखो इस बॉक्स के अंदर भी छोटे छोटे बॉक्स, हरे वाले बॉक्स और ऐसे जो ब्राउन से बॉक्स, ये सब कुछ मिल रहे होंगे आपको। तो एक्चुअल में क्या है कि ये मतलब दिखा रहा है कि इतना जो फील्ड था, इतना जो खेत था, उस पे इतने सारे घर हैं। ये देखो 1 2 3 4 4 8 12 16 20 और आपके ये 24। देखो एक ही इतने से उसमें 24 लोग रह रहे हैं। इसमें आप देखो इतनी बड़ी लैंडफिल में 4 लोगों का ये है। ये आप इधर देखोगे ये भी 4 लोगों का है, ये एक सिंगल का है, ये सिंगल का है, इधर इसमें और लोगों की संख्या बढ़ गई। तो इस तरह से आप देख रहे हो ये खेत का वो बता रखा है डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब एक छोटा सा फील्ड ही है, ये वाला एक हिस्सा ही इतने सारे 24 लोगों का बंटवारा कर रहा है, और एक इतना बड़ा हिस्सा ही 4 लोगों का बंटवारा कर रहा है। ये देखो ये सेवल सिंगल है, किसी एक के पास ही इतनी ज़मीन है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो आप कह सकते हो कि मतलब समान नहीं था। जो गरीब हैं वो गरीब और होते जा रहे थे, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे थे, और इनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास तो लैंडफिल थी ही नहीं। तो वो लोग कैसे जीवन जीते थे अपना, वो क्या करते थे, मजदूरी वगैरह करते थे, उस तरह से अपनी लाइफ जीते थे। अब आप सोचो इसमें भी देखो कुछ साल बाद इसमें भी पार्टीशन हो जाएंगे, इनके बेटे होंगे उसमें भी बंटवारा हो जाएगा, इनके बेटे होंगे उसमें भी बंटवारा हो जाएगा, और धीरे धीरे जो ये आपका लैंडफिल है वो घटता जा रहा था। इसका एरिया क्या है, घटता जा रहा था, कवर होता जा रहा था, और इसका बंटवारा असमान रूप से था। ये कुछ स्रोत हैं, इसको पहले पढ़ लेते हैं। जो ऊपर का हमने कंप्लीट किया था टॉपिक उसी से रिलेटेड होगा। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं करती है। कि मतलब रासायनिक खाद जो तुरंत तो आपको बेनिफिट दे देंगे, आप जो रासायनिक खाद बीज यूज़ कर रहे हो तुरंत तो बेनिफिट दे देंगे आपको, लेकिन बाद में क्या आएंगे, आप उनका मतलब कोई बेनिफिट नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो मिट्टी उनको ज़्यादा टाइम तक धारण नहीं कर पाती है। वे मिट्टी से निकल करके भौम जल में चले जाते हैं और नदी और तालाबों को क्या करते हैं, वो दूषित करते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं।
रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और सूक्ष्म अवयवों को क्या है, नष्ट कर देते हैं। देखो ये जो जीवाणु और सूक्ष्म अवयव होते हैं वो हमारी मिट्टी को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, और जब उन्हीं को वो मिट्टी के उपजाऊपन में हमारी हेल्प करते हैं, अगर उन्हीं को ख़त्म कर देंगे तो किस तरह से हमारी मिट्टी का निर्माण होगा। तो ये उनको ख़त्म कर देते हैं। इसका अर्थ है कि इनके प्रयोग से कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में क्या है, कम उपजाऊ रह जाती है। जो हम अभी बात कर रहे थे, रासायनिक खाद बीजों की वजह से क्या है, भूमि का उपजाऊपन कम हो रहा था। देश में राजनीतिक जो रासायनिक खाद है, रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ पर होता है, पंजाब में होता है, क्योंकि प्रोडक्शन उधर ही ज़्यादा होता है, पंजाब और हरियाणा में। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है, कि जो रासायनिक खाद था उसने मिट्टी की जो उपजाऊपन है या उसकी गुणवत्ता है उसको कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों तथा अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। कि पंजाब के लोग जो चाहते हैं कि उनको और प्रोडक्शन मिले, तो वो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये रासायनिक उर्वरक यूज़ करते हैं, जिससे कि उनको ज़्यादा प्रोडक्शन मिले। और इसका मतलब यहाँ है कि खेती की जो लागत है बहुत तेज़ी से क्या है, बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, तुम ऐसी क्वालिटी की जब चीज़ें यूज़ करोगे, बीज वगैरह, आप क्या ये फ्री में थोड़ी आ जाएगा। जो रासायनिक खाद है वो भी तो महंगा ही आता है, तो उसमें क्या है, ये सारी चीज़ें, लागत भी बढ़ जाएगी, चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी, और आपको वो नेचुरल चीज़ भी नहीं मिलेगी। पालमपुर में किसानों में भूमि का किस प्रकार वितरित थी, या भूमि किस तरह से बटी हुई थी। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। देखो ये सब हमने अब तक जान लिया कि जो एग्रीकल्चर है उसके लिए लैंडफिल है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। कि मतलब अब अगर हम दुर्भाग्य देखें तो जो जितने भी लोग खेती में लगे उनके पास, सबके पास ज़मीनें नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजदूर हैं, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो भी खेती में लगे हुए हैं। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। अब आप सोचो कि जो आपके 450 फैमिली हैं, 450 फैमिली में से भी क्या है कि आपके जो 150 लोग हैं उनके पास तो खेती नहीं है। आप ये सोचो, तो अब वो क्या करेंगे, आपके जिनके पास खेती नहीं है वो मजदूरी करेंगे। खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः क्या है, दलित हैं। और ये कौन से लोग हैं, जो निम्न कास्ट के लोग हैं, जो हम कह सकते हैं जिन्हें दलित कह सकते हैं, वही लोग हैं। बाकी परिवारों में 240 परिवार जिनके पास भूमि है वे 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। देखो जिनके पास 240 के जो परिवार हैं उनमें भी वो लोग क्या हैं, 2 हेक्टेयर के मालिक हैं। जैसे उन 240 फैमिली में ये लोग आएंगे जिनके पास क्या है, जो भूमि के टुकड़ा है वो भी एक छोटे रूप में 2 हेक्टेयर भूमि है, बस उससे ज़्यादा नहीं है उनके पास। तो सोचो 240 लोग वैसे कवर हो गए आपके, 150 लोग वैसे निकल गए आपके। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों को, परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। मतलब अब इस इतने से छोटे से टुकड़े में करके वो खेती करके उनको क्या आमदनी, क्या लाभ मिलेगा, उनको तो कोई ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। मतलब इतना कि हाँ बस खाने के लिए, और बल्कि उतना तो लागत और लग जाएगी उसमें। यहाँ एक स्रोत और है, इसको भी पढ़ लेते हैं। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने तीनों पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। मतलब तीनों जो पुत्र हैं उनकी मदद। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस में होने वाले कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहे हैं। हालांकि वो बहुत अच्छे से नहीं रह रहे थे, लेकिन एक भैंस के साथ, और वो अपना अच्छे से गुजारा कर रहे थे। गोविंद की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि उस भूमि का अब 3 पुत्रों में बंटना था। उस भूमि को बीच बट गई। प्रत्येक के पास अब कितना रह गया, 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा ही रह गया, तीनों के पास आधा आधा। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था, अब उनके पास बेहतर सिंचाई व्यवस्था, खेती की आधुनिक विधि के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, मतलब आधुनिक विधि भी यूज कर रहे हैं। आप सोचो आधुनिक विधि भी यूज कर रहे हैं, बेहतर सिंचाई के अरेंजमेंट है, फिर भी वो मतलब गुजारा नहीं कर पा रहे। उसका रीजन ये है कि वो लैंडफिल कम हो गई, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी। वर्ष के एक कुछ भाग में वो अतिरिक्त आय का उनको, मतलब जब वर्ष का जो साल खत्म होने लगता है तो उनके कुछ महीनों में उन्हें क्या है, कोई अतिरिक्त आय ढूंढनी पड़ती है। चित्र 1.5 में आप गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हो। अभी जो हमने ये पिक्चर देख ली थी,
ये वाली, इसकी बात हो रही है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन छोटे किसानों की जो खेती करते हुए देख सकते हैं, और गांव में आधे से ज़्यादा क्षेत्र में क्या है, काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। आप देखोगे कि आधे से ज़्यादा क्षेत्र में क्या है, बड़े आकार के प्लॉट, जो मैंने आपको दिखाए थे कि ये किसी सिंगल के होंगे, मतलब ये वाले आपके बड़े आकार के सारे प्लॉट हैं ये वाले, तो ये सिंगल पर्सन के पास है। वहाँ आप देख रहे हो कि ये एक छोटा सा ही प्लॉट में कितने लोग रह रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का है, ठीक है। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्रों में काफ़ी बड़े जो आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मोजले, देखो ये मोजले बर्ड होता है बीच के, मतलब जिनके पास ना तो ज़्यादा फील्ड है ना कम है, मतलब हाँ उनका गुजारा चल रहा है वो लोग। और बड़े किसानों के पास 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर भी है, मतलब कुछ जो 60 फैमिली जो बड़ी हैं उनमें से कुछ के पास तो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, कुछ के पास तो 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है। यहाँ आपको एक पिक्चर दिखा रखी है, ये देखो, एक मिनट, यहाँ आप देख रहे हो ये खेत में काम करते हुए, फसल को काटते हुए, यहाँ पर आपको बैल चलाते हुए, मतलब बीज बोते हुए दिखाया जा रखा है। यहाँ आप देख रहे हो बीज को बोते हुए, मतलब वहाँ हल चल रहा है ऊपर, यहाँ एक तरह से बीज बिखेरना होता है, वो हो गया। यहाँ आपने देखा होगा जो अब मैंने कहा था ना कीटनाशक डालते हैं, तो वो देखो इसके पीछे ये दवाई का वो लगा रखा है, उसने ये दवाई डाल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाओ, ये ट्रैक्टर से जुताई कर रहा है एक तरह से। ये यहाँ पर मतलब बैल वगैरह, आपको गाय भैंसे जो पाल रखी हैं, साथ में कैटल जो पालते हैं, उसकी पिक्चर दिखा रखी है। तो ये है कि खेतों में कार्य, गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसल की जुताई, ये सारी चीज़ें दिखा रखी है। जो हमारी परंपरागत विधि थी वो उसमें किस तरह से खेती की जाती थी, मतलब एक तरह से ट्रैक्टर वगैरह, तो ये तो हमारी आधुनिक विधि में आ जाते हैं। अब यहाँ से आगे जो आपका अगला टॉपिक है वो है श्रम व्यवस्था। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, कि मतलब अब ये सारी चीज़ें जो वर्कर्स वगैरह हैं, मजदूर वगैरह, उनके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी इसका यही टॉपिक यहीं तक ख़त्म करते हैं। इसका अगला जो टॉपिक है श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए या अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज क्लियर कर दूंगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है, आपको वहां से आपके जो भी नोट्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें। थैंक यू सो मच।